सिलेबस निकालिए आप लोग। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को शुरू करेंगे। सीडीपी के 5वें चैप्टर में है। 5वें चैप्टर में 3 विचारकों के थ्योरी को पढ़ना है। 3 मनोवैज्ञानिक के थ्योरी को हमें पढ़ना है। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। वाइगोत्स्की ने जो हमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसको हम लोगों ने पढ़ा। उस पर आप लोग क्वेश्चन आंसर भी डिबेट कर रही हैं, जवाब भी आप लोगों का रिस्पॉन्स सब सही आ रहा है और इसको जारी रखना है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ ले उस पर डिस्कशन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से होते रहना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन सामने आए। अब इस पॉइंट पर बच जाता है 2 थिंकर और बच जाते हैं। एक है पियाजे और दूसरे हैं कोहलबर्ग। तो आज हम लोग जो है कोहलबर्ग के थ्योरी को जानेंगे कि कोहलबर्ग ने हमें बाल विकास के क्षेत्र में कौन सा थ्योरी दिया है या उनका बाल विकास में क्या योगदान है, ठीक है। कोहलबर्ग के सिद्धांत को हम लोगों को आज पढ़ना है, ठीक है। डीएलएड के लिए तो ये है ही और सीटेट का तो स्पेशली सिलेबस है ये। सीटेट की बात अगर हम करें तो पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, नॉम चॉम्स्की, ये सारे थिंकर या साइकोलॉजिस्ट जो है इस पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। नेसेसरी है एकदम, हर साल इससे सवाल पूछा जाता है, लेकिन साधारण तरीके से सवाल पूछना नहीं पूछता है, बल्कि उसको थोड़ा सा गहराई में जाकर कभी शब्दों को बदल कर बहुत सवाल पूछता है ना। आपको क्लास में या आपने सेल्फ स्टडी में कुछ और शब्द पढ़ा कोई टर्म का, वहाँ पर उस टर्म से रिलेटेड कोई और शब्द दे देता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, इसलिए आपके वर्ड पर ज़्यादा पकड़ बनाइए, क्योंकि हम लोगों के दैनिक जीवन की बोलचाल भाषा अलग है और सीटेट जो क्वेश्चन पूछता है उसकी भाषा थोड़ा कठिन है हम लोगों के बनिस्बत, है ना। क्योंकि हम लोगों के लोकल भाषा में कुछ और शब्द इस्तेमाल करते हैं और वही सीटेट में जो है कुछ और शब्द इस्तेमाल होता है। वहीं पर कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि ये क्या कह रहा है, ठीक। तो आज हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है पूरे मतलब के सीडीपी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग का निर्माण एवं विवेचित संदर्श। तो उसमें एक वाइगोत्स्की हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझने का। कोहलबर्ग के जिस सिद्धांत को हमें पढ़ना है उस सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसी को हम लोग उर्दू में कहते हैं इखलाकियात। लोगों के बारे में हम कहते हैं कि उस व्यक्ति का इखलाक अच्छा है, उसका इखलाक बुरा है। इस तरीके से हम लोग आपस में चर्चा करते हैं ना किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी के बारे में कहते हैं आपने नैतिक व्यवहार ये नहीं किया, आपने अनैतिक व्यवहार किया। किसी के काम को देखकर हम लोग कहते हैं कि वो उनका ये कार्य अनैतिक था। समानार्थी के साथ अनुशासन, हाँ ये कह सकते हैं। इनका कहना है कि अगर हम समानार्थक शब्द ढूंढें सर नैतिकता का, तो क्या उसको अनुशासन कह सकते हैं, डिसिप्लिन कह सकते हैं? तो कह सकते हैं, बहुत हद तक कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नैतिकता में भी वही सब बातें हमें सीखने को मिलती है जो अनुशासन में। अनुशासन में हम क्या सीखते हैं? सही तौर तरीका। सिलेबस में 5वां चैप्टर जो है जिसका नाम है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, यानी ये 3 साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया हुआ है और ये तीनों साइकोलॉजिस्ट पर हमेशा रेगुलर क्वेश्चन आता है। एक साइकोलॉजिस्ट पर 3 क्वेश्चन तक आता है, ये हमने देखा है। किसी भी साल का क्वेश्चन आप उठाएंगे तो आपको पियाजे पर 3 क्वेश्चन मिलेगा, वाइगोत्स्की पर 2 से 4 क्वेश्चन भी मिल सकता है कभी, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है दो पेपर को कनेक्ट करते हैं। वाइगोत्स्की का संबंध, चूँकि वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में हमें समझाया है कि भाषा समाज में
भाषा के माहौल से सीखी जाती है। तो लैंग्वेज पेपर में भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और चूँकि ये पॉइंट जो है बाल विकास पेपर का है, तो बाल विकास में भी आपको यानी CDP में भी आपको वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत पर, है ना, इन्होंने हमें नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने हमें नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और ये नैतिकता को अंग्रेजी में मॉरल कहा जाता है, मॉरलिटी कहते हैं, उर्दू में इसे अखलाकियात कहा जाता है। क्लियर है? तो ये नैतिकता होता क्या है, मॉरलिटी क्या है, अखलाकियात क्या है, और बच्चों में मॉरलिटी का डेवलपमेंट होता कैसे है, इसी बिंदु पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया है। क्लियर है यहाँ तक? लॉरेंस कोहलबर्ग नाम जैसे आपके दिमाग में आए, ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने हमें बताया है कि बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है। हम लोगों ने शुरुआती क्लास में पढ़ा था कि एक बढ़ते हुए बालक में विभिन्न फील्ड में डेवलपमेंट होता है, उसके चिंतन का विकास होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके चिंतन यानी बुद्धि का विकास होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र ऊपर होती जाती है बोलना सीखता है यानी भाषा का विकास होता है। उसी प्रकार से उसका शारीरिक विकास भी हमें देखने को मिलता है कि वो जो है इतने साइज का रहता है, फिर इतने साइज का होता है, फिर इतने साइज का। और भी विकास के कई आयामों पर हम लोगों ने चर्चा किया है पिछली कक्षा में। इसी क्रम में कोहलबर्ग ने भी हमें बताया है कि बच्चों में इन सारे विकास के साथ साथ मॉरलिटी का भी विकास होता है, नैतिकता भी बच्चे में डेवलप होता है। ठीक ना? बच्चा नैतिकता पेट से सीख कर नहीं आता है। जिस तरीके से भाषा पेट से सीख कर नहीं आता है, बच्चा भाषा यहाँ सामाजिक परिवेश में सीखता है। हमें ये बताया चॉम्स्की ने, है ना। उसी प्रकार लॉरेंस कोहलबर्ग का विचार है कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसमें मॉरलिटी का डेवलपमेंट होता है, नैतिकता का विकास होता है। समझ में आई बात? अब ये नैतिकता कहते किसको हैं, थोड़ा पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्योरी में जो मुख्य टर्म इस्तेमाल हुआ है, जिस पर सवाल दिया जाता है, उस टर्म पे चर्चा कर लेंगे और तब जाकर के लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। ठीक ना? लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत में हमें समझाते हुए बताया है कि बच्चों में नैतिकता के विकास के 3 लेवल हैं। 3 लेवल में बच्चों में नैतिक डेवलपमेंट होता है। जिस तरीके से प्याजे ने हमें समझाया है कि बच्चों में चिंतन का विकास कैसे होता है, तो उन्होंने भी हमें यही लगभग बात बताई है कि बच्चों में चिंतन का विकास 4 लेवल पे होता है। उसी प्रकार से लॉरेंस कोहलबर्ग ने हमें समझाया है कि एक स्टेज में इस टाइप से बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, दूसरे स्टेज में थोड़ा और एडवांस मॉरल देखने को मिलता है, तीसरे स्टेज में थोड़ा और एडवांस डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हम आपसे पूछे कि बताइए थे कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है उन्होंने नैतिकता के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं कि नैतिकता है क्या। हम लोग सभी जान रहे हैं नैतिकता का मीनिंग। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, सर नैतिकता को डिसिप्लिन के समानार्थक मान सकते हैं। इन्होंने कहा कि सर अच्छा व्यवहार को हम कह सकते हैं नैतिकता। एक ऑथेंटिक परिभाषा क्या हो सकती है नैतिकता के बारे में? नैतिकता क्या है, आप लोग बताइए हमें। अगर हम आपसे पूछेंगे नैतिकता किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बोलना है यहाँ पर, गलत ही सही, लेकिन बोलना है। सर समाज के निर्धारित नियमों के आधार पर चलना ही नैतिकता है। इनका कहना है समाज के निर्धारित नियमों के अनुसार चलना ही नैतिकता है। समाज
मान्यता दे, जिस चीज़ के लिए बढ़ावा दे, तो वो नैतिकता है। समाज जिस चीज को, मतलब इनके कहने का जिस काम को मान्यता दे वही नैतिकता है। और आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं अच्छी आदत, सही तरीका, सही बोलना, सच बोलना, गलत काम से परहेज करना, ये सब नैतिकता है। एक इंसान को आप इखलाक, हुस्न इखलाक जब कहते हैं कि इसका इखलाक बड़ा हुस्न है, यानी ये बहुत अच्छा व्यावहारिक इंसान है, तो उसके किस गुण की तरफ आपका इशारा रहता है? उसके पर्सनैलिटी में जो पॉजिटिव गुण है उसी की तरफ आपका इशारा है कि नहीं भाई ये जो है बड़ों की इज्जत करता है, यह लड़का बड़ों की इज्जत करता है, इसका मतलब है कि ये अच्छे संस्कार का लड़का है। क्लियर है? तो नैतिकता का सरल मीनिंग होता है सही गलत में फर्क करना, सही गलत को जान जाना, ठीक है, और जानने के बाद सही पर चलना। और अगर झूठ और सच की बात करेंगे तो नैतिकता का मतलब होता है सच का साथ देना, है ना। उसी प्रकार से अच्छे काम और बुरे काम की बात करेंगे तो नैतिकता का मतलब क्या हुआ? अच्छा काम करना, बुरे काम को अवॉइड करना। तो आम फहम जबान में नैतिकता का मतलब होता है अच्छी अच्छी आदतें डेवलप करना। क्लियर है? ये आम फहम जबान में बात हुई। अच्छी आदत या अच्छे व्यवहार को हम नैतिकता कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपको बताया कि नहीं सर, क्या आपने बताया? आपने समाज में रहकर आप में से किसी एक ने बताया हमें कि समाज के निर्धारित नियमों के अनुसार चलना ही, समाज के निर्धारित नियमों के अनुसार चलना ही नैतिकता है। ऐसे बस किसी बच्चे का चलन से पता लगता है नैतिकता। हाँ, चरित्र। जैसे चरित्र की बात करें तो अच्छा चरित्र, बुरा चरित्र। तो अच्छे चरित्र को हम नैतिक व्यवहार कह सकते हैं, बुरे चरित्र को अनैतिक व्यवहार कह सकते हैं, है ना। अब आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि अच्छी आदतों, अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार, बैड मैनर्स को हटा के गुड मैनर्स हम कह सकते हैं, या आपने कहा डिसिप्लिन। इन सभी पॉजिटिव एक्शन, एक इंसान के द्वारा किया जाने वाला सारा पॉजिटिव एक्शन, है ना, ये सारे पॉजिटिव एक्शन को हम लोग नैतिकता कहते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव का निर्धारण कौन करेगा कि ये पॉजिटिव है, ये अच्छा है, ये बुरा है? अब आइए इनके परिभाषा पर आते हैं, इन्होंने जो कहा कि समाज के निर्धारित नियमों के अनुसार चलना ही नैतिकता है। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें नैतिकता का और बेहतर अर्थ समझ में आएगा। आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए रिश्ते के सिलसिले में, क्लियर है? आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए रिश्ता लेकर किसी का, सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं, और आपकी सेवा सत्कार करना हमारा नैतिक काम है। आपकी सेवा में हम सबसे पहले पानी बढ़ाएंगे, ठीक ना। लेकिन थोड़ा सा अगर हट के काम कर दें कि जैसे ही आप लोग आए तो आपको पानी की जगह पर हम शराब पेश कर दिए, तब तो आप हमारे यहाँ रिश्ता करेंगे ही नहीं? करिएगा? क्यों नहीं किया? यहाँ का समाज उसको मानता रहता है। यही ना हुआ। आपका कहना है कि हम लोगों के यहाँ शराब पीना गलत है, हमारे समाज की बात कर, एक पॉइंट हुआ, ठीक ना। अब हम चले जाए अमेरिका, और अगर अमेरिका में यही कंडीशन हो, रिश्ता लेकर किसी अमेरिकन कर गए, है ना, और अगर वहाँ के लोगों को वाइन से सत्कार नहीं किया गया, अगर सिर्फ पानी से मतलब उनका खिदमत की शुरुआत की जाए,
तो फिर वहाँ क्या होगा, वैसे कंडीशन में भी रिश्ता जो लेकर आया वापस चला जाएगा। इस साला एक तो कैसा गरीब भुक्कड़ आदमी है, तो शराब भी नहीं पेश कर सका। समझ में आई बात? वहाँ का जो नियम है, हमारा इशारा क्या है, इन्होंने कहा वहाँ का जो नियम है, नैतिकता का निर्धारण करता है हमारा समाज। समाज ने जो नियम, जो रस्मों रिवाज, जो परंपरा, ठीक ना, नियम परंपरा रस्म रिवाज, समाज ने जो नियम निर्धारित कर दिए हैं, उस नियम के अनुकूल अगर हम अपने व्यक्तित्व में अपने व्यवहार को शामिल कर लिए हैं, उसी को नैतिकता कहें। क्लियर है? समझ में आया बात? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे समाज में पहले उस औरत को बुरा माना जाता था, उस औरत को बुरी औरत माना जाता था जो अपने पति के मरने के बाद उसकी चिता पर ना जल जाए। समझ में आई बात? जो उसकी चिता पर जल जाए वो बहुत ही पतिव्रता औरत कहलाती है। क्लियर है? अगर उस जमाने में जो औरत ऐसा नहीं कर रही है वो समझिए कि पतिव्रता औरत नहीं थी। क्लियर है? आज अगर आप ऐसा करेंगी तो सबसे पहले तो पुलिस आकर आपको पकड़ के ले जाकर जेल में बंद कर देगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो समाज ने जो नियम निर्धारित कर दिए हैं उस नियम के अनुसार चलना नैतिकता है। पहले हमारे समाज में ये बंधन नहीं था कि आप शराब ना पिए। क्लियर है? तो लोग घर में आकर शराब पीते थे, दुकान पर जिस तरह हम लोग रोड पर चाय खाने में चाय पीते हैं, उसी तरह स्टेशन चौक पर शराब की दुकान थी, लोग खड़े होकर वहाँ पर शराब पीते थे, है ना। लेकिन जब हमारा समाज इसे बैन कर देता है, कानून बनाकर, शराब विरोधी कानून बनाकर इस पर रोक लगा देता है, तो अब आप अगर वहाँ पर जाकर पिएंगे तो क्या होगा, सीधे पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाएगी। तो पता ये चला कि समाज ने जो नियम निर्धारित कर दिया है उस नियम पर चलना, उसको समझना, उसको उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेव करना, इसी को हम नैतिकता कहेंगे। चाहे समाज उसको, समाज के हिसाब से वो अच्छा है, आपके हिसाब से अच्छा है कि बुरा है उसको करना है। क्योंकि पहले लोग सती प्रथा को अच्छा मानते थे, शराब को अच्छा मानते थे, है ना। तो ये तो हो गया नैतिकता किसे कहते हैं। मेन पॉइंट आपको सिर्फ इतने सी डिस्कशन में ये याद रखना है कि समाज ने जो नियम निर्धारित कर दिया है उसी नियम को, उसी परंपरा को, उसी रूढ़ी को अपनाना, आत्मसात करना, उस पर चलना, यही इखलाक है। क्लियर है? आपके धर्म का जो नियम है उस नियम पर आप चलती हैं तो आपको नेक सीरत लड़की कहलाती हैं। अगर उस नियम पर नहीं चलती हैं, हाफ पैंट और जीन्स पहनकर रोड पर निकलिएगा तो आपका समाज आपको ताना मारेगा। लेकिन अगर अमेरिका में हाफ पैंट और जीन्स टी शर्ट पहनकर घूमिएगा तो कोई आपको देखने वाला भी नहीं है, और यहाँ सब काम छोड़ के आपको देखने लगेगा। मोटरसाइकिल चला रहा है वहाँ देख रहा है ना, कि अरे ये कौन लड़की आ गई विदेश की। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में, ये हमारे भारत की संस्कृति में इस तरह का लिबास नहीं है। आपने हमारी संस्कृति, हमारे नियम के परे काम किया तो आपको लोग देखेगा। आप अगर अपने समाज के हिसाब से काम किया तो आपको देखने वाला नहीं है। क्लियर है? समाज के नियमों के अनुसार अपना व्यवहार करना ही नैतिकता है। सीटेट किसी नियम को कभी परंपरा इस्तेमाल शब्द करता है, कभी रूढ़ी इस्तेमाल करता है, और कभी अलग अलग इस्तेमाल करेगा जो आगे समझेंगे। क्लियर है? किसका अर्थ है सर? जैसे नियम सब एक ही चीज है। क्लियर है? रूढ़ी है, परंपरा है, सब चीज तीनों का नियम
अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिए हैं आप लोग। सबका हो गया है। अब हम लोग समझेंगे कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग कि बच्चों में इस चीज का डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चा कब से समझने लगता है कि हमें समाज के नियमों को मानना चाहिए, हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। हमारे घर में कोई ताऊ जी चाचा जी आ गए तो झुककर प्रणाम करना चाहिए या सलाम करना चाहिए, जाते समय हैंड शेकिंग करना चाहिए। जो भी नियम चल रहा है, हम छोटे बच्चों को देखते हैं ना कि छोटा बच्चा को हम सिखाते हैं कि बेटा अंकल आए सलाम करो, अंकल आए प्रणाम करो, तो बच्चा करने लगता है ना। लॉरेंस कोहलवर्ग अब हमें समझाते हैं कि बच्चों में किस उम्र में नैतिकता का विकास होता है। आप लोग कभी कभी, हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जानते हैं कि ये काम करना गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत काम ही करना पड़ता है, करते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थिति हम लोगों के सामने आती है कभी कभी कि लग रहा है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए या ये काम हमें करने से नुकसान है, लेकिन फिर भी हमें वो काम करना पड़ता है, परिस्थिति बस वो काम करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में है कि आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, अब आप परेशान हैं कि क्या करें। आपको डॉक्टर तो है नहीं जो कि आपको पता कि ऐसा क्यों हो रहा है या इसको क्या तकलीफ है। अब आप डॉक्टर के जाने की नौबत आती है तो आप डिस्कस करते हैं अपने रिश्तेदारों में कि कौन सा डॉक्टर बेहतर रहेगा, कहाँ ले जाना ठीक रहेगा। ऐसी परिस्थिति आ गई है, आपको 4 लोग 4 तरह की सलाह देते हैं, है ना। तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, डिसीजन लेने का काम आपका रहता है कि किसके यहाँ जाएं, किनकी बात माने। ऐसी परिस्थिति जो आती है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है और उस दौरान क्या करे क्या ना करे की स्थिति जो आ जाती है कि अब ये भी कर रहे हैं तो नुकसान, ये भी कर रहे हैं तो नुकसान, ऐसे स्थिति को कहा जाता है नैतिक दुविधा। दुविधा मतलब समझ रहे हैं ना, दो दिल्ली में पड़ गए। हाँ, आम भाषा में 2 दिल्ली में पड़ गए, है ना, या जलीमा में पड़ ले। किसका सुने किसका ना सुने, इन लोगों के साथ ये परिस्थिति आएगी कि एक तरफ वाइफ है, एक तरफ सास ननद है, माँ है मतलब माँ बहन है। ऐसी परिस्थिति हमेशा आ जाती है कि अब इनकी बात को माने कि इनकी बात को माने, कौन सच कह रहा है, किनको हम डांटे, किनके हम मतलब के तरफदार बने। ऐसा सिचुएशन अक्सर हम लोगों के साथ आता है कि किनके तरफदार बने। आपको रात में शिकायत मिली, माँ कह रही है तुम्हारी बीवी का गलती है, बीवी कह रही है आपकी माँ की गलती है। आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, दोनों का अलग अलग डिमांड है। दोनों को तसल्ली तभी मिलेगी जब इसके सामने इसको डांटे तो उसको तसल्ली मिलेगी, उसके सामने इसको डांटेंगे तो इसको तसल्ली मिलेगी। आप यहाँ पर विषम परिस्थिति में हैं कि अब हम क्या करें, है ना, किसकी तरफदारी करें, हक का फैसला करें, तो भी यहाँ पर गलती हो रहा है। कभी कभी होता है हक का फैसला करने के बाद भी आपको तकलीफ होगी। अगर आपको लग रहा है कि हमारी माँ की गलती है ना, आपको प्रूफ भी मिल गया, लेकिन अब क्या होता है कि आप माँ को डांटिएगा, वो तो आपसे बड़ी है। यहाँ पर आप नैतिक डिलेमा में फंस गए कि माँ है, वो तो 1000 गुनाह भी कर रही है तो आपके लिए वो माँ है, उसके कदम के नीचे जन्नत है। आपको तो कहा ही गया है कि वो कुछ भी करे उसके इखलाक को आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना ये समझना है कि वो माँ है तो उसका रिस्पेक्ट करना है। लेकिन अगर पत्नी की गलती है तो अगर आप पत्नी को डांटते हैं तो माँ को तो कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन पत्नी फिर आपको चाय खाना समय पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाएगा। समझ गए ना। तो ऐसी परिस्थिति जब आप किसी एक निर्णय लेने में परेशानी फील करने लगे कि क्या करें क्या ना करें, क्या बेहतर होगा क्या बेहतर नहीं होगा, और जो भी डिसीजन ले उसमें हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है,
और जो भी डिसीजन ले ये गलत डिसीजन है। माँ की गलती नहीं थी, लेकिन पत्नी का दिल रखने के लिए माँ को हल्का सा डांट दिया, बाद में माँ को साइड से जाके दे दिया, चलो फिर ऐसे बोल दिया ताकि उसका मिजाज थोड़ा ठंडा हो। तो ये जो आपने छल किया, ये छल किया तो ये तो अनैतिक काम हुआ। इंसाफ का तो तकाजा है कि माँ या बाप या जो है गलती है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर थोड़ा सा अनैतिक व्यवहार किया। तो ये जो डिलेमा हुआ आपके साथ, ये जो परिस्थिति आई कि क्या करें क्या ना करें, कभी कभी आपने गलत निर्णय ले लिया, अनैतिक निर्णय ले लिया। तो इस दुविधा में फंसने को कहा जाता है नैतिक दुविधा। और आपने इस दुविधा को पार करने के लिए जो डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के लिए जो दिमाग में तोड़ जोड़ चल रहा है आपके, और उसके बाद किसी एक निर्णय पे पहुंचे, तो उसको कहते हैं नैतिक तर्कणा। ये दोनों वर्ड को याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन में आपके आएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई है? 3 बातें हम लोगों ने मुख्य रूप से सीखा। क्या क्या? कोहलबर्ग का सिद्धांत का नाम, कोहलबर्ग या यूं कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नैतिक विकास को एक्सप्लेन करने में कोहलबर्ग ने कितने, मतलब नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा? 3 चरण। और नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तर्कणा क्या है, इसको हम लोगों ने जाना। ठीक है? जब हम कोई निर्णय लेने की परिस्थिति में नहीं रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, ऐसी परिस्थिति जब हमारे यहाँ आ जाती है, तब हम उसको कहते हैं नैतिक दुविधा। और जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको कहते हैं नैतिक तर्कणा। ठीक है? हेलो, अब 2-4 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को डिस्कस करने में आसान हो। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक विकास बच्चों में नैतिकता का गुण जन्मजात नहीं होता है, बल्कि बच्चों में नैतिकता का विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। जैसे एक पॉइंट और लिखेंगे। कोई बच्चे